गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन चल रहे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। ये एक श्रृंखला है जिसमें अपन बात करेंगे राजस्थान में अवस्थित प्रमुख दुर्गों की, जो भी मुख्य मुख्य दुर्ग है जिनके बारे में प्राय राजस्थान में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में पूछा जाता है। हम उनके संदर्भ में सभी दुर्गों की बातें करेंगे। इससे पहले की वीडियो में अपन ने राजस्थान के सबसे प्रमुख दुर्ग चित्तौड़गढ़ की बात की थी। कहा भी जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ ही है। इसलिए शुरुआत हमने इस विचित्रकूट से की थी। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का नाम, दूसरा नाम विचित्रकूट भी है। जैसे कि भारतीय ग्रंथों में विशेष रूप से कौटिल्य और शुक्र, इन्होंने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र और शुक्र नीति में विभिन्न प्रकार के दुर्गों की चर्चा की है, और वो सारे के सारे दुर्ग राजस्थान में पाए जाते हैं। और मेवाड़ में कहा जाता है कि कुल 48 दुर्ग है, जिनमें से 32 दुर्गों का निर्माण तो अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया। महाराणा कुंभा को या महाराणा कुंभा के काल को दुर्गों का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, सांस्कृतिक कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। उन्होंने नए दुर्गों का और जो पुराने दुर्ग जिनके दवसावशेष या खंडहर के रूप में मौजूद थे, उनके ऊपर नए दुर्गों का निर्माण भी करवाया। उनका एक वास्तुकार हुआ करता था मंडन। जितने भी शिल्प कला के नमूने हमें मेवाड़ में देखने को मिलते हैं, चाहे वो दुर्ग हो या अन्य चीज़ें, सब की सब मंडन की देखरेख में ही बनी थी। हम इन्हीं दुर्गों के बारे में चर्चा करें और आज हम इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और उसके पश्चात जो प्रमुख दुर्ग है उनके ऊपर भी अपन दृष्टिपात करते हैं। आपसे निवेदन, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, और इसमें आज अपन बात करेंगे राजस्थान के दूसरे प्रमुख दुर्ग कुंभलगढ़ की। कुंभलगढ़ जो राजसमंद जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वो अजमेर उदयपुर हाईवे पर गोमती चौराहा से लगभग 40 किलोमीटर दूर उत्तर की तरफ है। और ये एक ऐसा दुर्ग है, जब आप इस पर जाएंगे, दुर्ग के पास जाएंगे, तो आपको कहीं पर भी दूर दूर से दुर्ग का कोई भी अवशेष नजर नहीं आएगा। चारों तरफ घनी पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग, और जब पास में जाते तभी एकदम से ये दुर्ग नजर आता है। इसी कारण से ये हमेशा शत्रुओं से बचा रहा। सिर्फ एक बार सन 1578 में ये शत्रुओं के अधीन गया, उसके अलावा ये दुर्ग हमेशा अविजित रहा। और इसी कारण से अविजित रहा कि इसकी अवस्था इस प्रकार की थी कि दूर से कहीं पर भी ये दुर्ग नजर नहीं आता। हालांकि बहुत ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, लेकिन उसके बावजूद भी ये नजर नहीं आता। एक बार मैं भी इस दुर्ग के भ्रमण के लिए गया था। मैं एकदम जब पास में पहुंचा तब मुझे दुर्ग नजर आया, उससे पहले तो दुर्ग नजर ही नहीं आता। खैर, चलिए शुरुआत करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की। मौर्य राजा संपर्ति द्वारा निर्मित दुर्ग के भग्नावशेषों पर 1448 से 58 में कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में शिल्पकार मंडन की देख रेख में पुनर्निर्माण करवाया। यानी कि इससे पहले जो कुंभलगढ़ का दुर्ग था, वहां पर एक दुर्ग स्थित था और उस दुर्ग का निर्माण मौर्य राजा संपर्ति द्वारा करवाया गया। इससे पहले की वीडियो में अपन बात कर चुके हैं कि जो चित्तौड़गढ़ था, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग पहले मानमौरी के द्वारा बनाया गया, और बाद में इसने जो यहाँ पर मेवाड़ के शासक थे, इन्होंने इसको अपने अधीन किया। इसका तात्पर्य ये निकलता है कि इस चित्तौड़गढ़ और उसके आसपास के इलाके पर पूर्व में मौर्य राजाओं का शासन हुआ करता था, और मौर्य राजा संपर्ति ने कुंभलगढ़ के मूल जो दुर्ग था उस दुर्ग का निर्माण करवाया, और बाद में समय के साथ वो खंडर में तब्दील हो गया। उसके सिर्फ भग्नावशेष बचे थे, सिर्फ कुछ मात्र अवशेष थे, और उन्हीं अवशेषों के ऊपर सन 1448 से 58 ईस्वी के मध्य में महाराणा कुंभा ने अपनी प्रिय पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में जो उनका वास्तुकार था, उनका शिल्पकार था मंडन, उसकी देखरेख में इस किले का पुनर्निर्माण करवाया। शायद इसी कारण से इस इलाके का, इस स्थान का नाम कुंभलगढ़ रखा गया या कुंभलगढ़ पड़ा, क्योंकि महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पर इस किले का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग को मेवाड़ की तीसरी आंख, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मत्स्येंद्र
दुर्ग तथा कुंभल मेरु या कुंभल मेर के उपनाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, ये सब इस दुर्ग के उपनाम है। इसको मेवाड़ की तीसरी आंख के नाम से भी जाना जाता है। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। संकटकालीन राजधानी इसलिए कहा जाता है कि मेवाड़ पर जब भी संकट आया, चाहे उस समय उनकी राजधानी चित्तौड़गढ़ रही हो, चाहे उस समय उनकी राजधानी उदयपुर रही हो, जब भी संकट आया है, संकट के समय मेवाड़ के महाराणाओं ने कुंभलगढ़ दुर्ग में शरण ली है। इसलिए मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कुंभलगढ़ को कहा जाता है। इसके अलावा मच्छेंद्र दुर्ग और कुंभल मेरु या कुंभल मेर के उपनाम से भी इस दुर्ग को जाना जाता है। इसकी ऊंचाई समुद्री सतह से 3568 फुट है। यानी कि अगर समुद्र तल से देखें तो कुंभलगढ़ दुर्ग 3568 फीट ऊंचाई पर स्थित है। इस दुर्ग में 9 द्वार है और इसकी प्राचीर 36 किलोमीटर लंबी है। इसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। कुल मिलाकर जब अपन इस दुर्ग में प्रवेश करते हैं, प्रारंभिक से लेकर अंतिम समय तक, जब तक हम दुर्ग के अंदर प्रवेश नहीं कर जाते, तब तक अलग अलग नाम से कुल मिलाकर 9 द्वार आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस दुर्ग की जो इसको विशेषता प्रदान करती है वो ये कि इसकी जो प्राचीर है, इसकी जो दीवार है, वो 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। इसीलिए इसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। जैसे हमने देखा कि जो विश्व में चीन की दीवार प्रसिद्ध ऐतिहासिक दीवार और बहुत ही लंबी और चौड़ी है, और इसी के अनुरूप जो कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है, जो प्राचीर है, कुंभलगढ़ दुर्ग को जो घेरे हुए है, उसकी कुल मिलाकर लंबाई 36 किलोमीटर है। और ये इतनी चौड़ी है कि इस पर एक साथ कई घोड़े दौड़ सकते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से इस दुर्ग की दीवार को देखा है और इसके ऊपर चला भी है। काफी लंबी चौड़ी दीवार है कि 2 ट्रक भी एक साथ निकल सकते हैं। इस प्रकार की दीवार, इतनी चौड़ी दीवार इसको बनाया गया, इसीलिए इसको भारत की महान दीवार की संज्ञा भी दी गई है। इस गढ़ के अंदर एक और गढ़ है। ऊंचे भाग पर स्थित होने एवं सीधी ऊंचाई के कारण इसको कटारगढ़ कहा जाता है। इसमें राजप्रसाद के भवन बने हुए, अभी मैं आपको इसका चित्र भी दिखाऊंगा। तो अपन दुर्ग में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले प्रवेश करने के उपरांत राइट साइड में कुछ भवन बने हुए, मंदिर भी बने हुए, और लेफ्ट साइड में फिर अपन को थोड़ी और ऊंचाई पर चलना पड़ता है। तो वहां पर जाकर महाराणा कुंभा का निजी निवास स्थान, जिसे कटारगढ़ कहा जाता है, वो बना हुआ है। और ये इतनी ऊंचाई पर है, इतनी ऊंचाई पर है कि आपको वहां पर चढ़ने में भी जोर आता है। इतनी ऊंचाई पर बना हुआ, पहले तो आपको एक खड़ी ऊंचाई चढ़नी पड़ेगी, उसके पश्चात वहां पर भवन आएगा। भवन में घुसते ही सबसे पहले जो है लेफ्ट साइड में कुछ कारागार टाइप के बने हुए वो आएंगे। फिर उसके पश्चात जो ऊपर से ऊपर चलते चले जाएंगे, वहां पर जाकर कटारगढ़ आएगा। ये कटारगढ़ जो था महाराणा कुंभा का निजी निवास स्थान था, यानी कि इसमें खुद महाराणा कुंभा निवास करते थे। ये जो कटारगढ़ है, ये दुर्ग के भीतर बना हुआ एक और दुर्ग है। और दुर्ग में मुख्य प्रवेश द्वार जब अंतिम रूप से प्रवेश करते हैं तो लेफ्ट साइड में बना हुआ कटारगढ़ बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ स्थित मामाकुंड पर महाराणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदा द्वारा की गई थी। हम इतिहास में पढ़ते हैं कि महाराणा कुंभा का एक पुत्र हुआ था महाराणा उदा। हालांकि वो बहुत ही कम समय के लिए इस मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। महाराणा उदा ने अपने पिता महाराणा कुंभा की यही कुंभलगढ़ दुर्ग में एक कुंड बना हुआ, जिसे मामा कुंड कहा जाता है, इसके ऊपर हत्या की थी। और महाराणा उदा को पहला मेवाड़ का पहला पितृहंता भी कहा जाता है। और पितृहंता होने के कारण से वो लंबे समय तक मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठ सके। उनका इतना विरोध हुआ कि आखिर उनको मेवाड़ की गद्दी त्यागनी पड़ी। तो महाराणा कुंभा की हत्या भी इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में हुई थी। यहाँ पर 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ और राणा सांगा का बचपन इसी दुर्ग में बीता। इतिहास गवाह है कि महाराणा प्रताप, जो मेवाड़ केसरी के नाम से जाने जाते हैं, जो महाराणा उदय सिंह के पुत्र थे, उनका जन्म इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। और महाराणा सांगा का बचपन भी इसी दुर्ग में बीता था। इतिहास इस बात के गवाह है कि कुंभलगढ़ दुर्ग कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है।
अबुल फजल ने इस किले के बारे में कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर है कि इसे नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। ये सच्चाई भी है कि ये जो कटारगढ़ है ये इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि आपको देखने के लिए अपना सिर इतना ऊंचा करना पड़ता है कि अगर आपने सिर पर पगड़ी पहन रखी है तो नीचे गिर सकती है। इसीलिए अबुल फजल ने इसके बारे में ये उक्ति कही है। ये वास्तव में बहुत ऊंचाई पर स्थित है। कर्नल जेम्स टोड ने इस किले की तुलना एट्रस्कन से की है। एट्रस्कन यूरोप में स्थित एक दुर्ग है और चूंकि वो एक पहाड़ी पर स्थित मजबूत दुर्ग है इसीलिए इसकी तुलना कर्नल जेम्स टोड ने एट्रस्कन से की है। कुंभलगढ़ में स्थित कुंभलगढ़ प्रशस्ति में राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन कहा है। यह प्रशस्ति कान्हा व्यास ने लिखी। अगर अभी आपने रीट का एग्जाम दिया है तो रीट में यह प्रश्न पूछा गया था कि किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा गया है, तो उसका सही जवाब है राणा हम्मीर को। दूसरी बात कि राणा हम्मीर को ये संज्ञा विषम घाटी पंचानन किसमें दी गई? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, यानी कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो कुंभलगढ़ किले में स्थित है इसमें राणा हम्मीर को, जिसने सिसोदिया वंश की पुनः स्थापना की थी, राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया। और इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक है कान्हा व्यास, यानी कि कान्हा व्यास ने कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी है। यह है वो कुंभलगढ़ का ऐतिहासिक दुर्ग। आप देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, एक मिनट, ये कुंभलगढ़ दुर्ग का निचला हिस्सा है। यहाँ से अपन मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं। यहाँ से प्रवेश करने के उपरांत ये जो किला आता है यहाँ पर आपको और ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे चढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसे फिर आएगा ये कटारगढ़। ये है कटारगढ़ और ये इसके ऊपर एक जो गुम्बद बना हुआ है सबसे ऊंचा गुम्बद है। और इसके ऊपर जब आप जाएंगे इस दुर्ग इस कटारगढ़ में, ये कटारगढ़ है और ये इसका सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित गुंबद है। और इस गुंबद के पास जब आएंगे, इस गुंबद के ऊपर आप नहीं चढ़ सकते, लेकिन इस गुंबद के पास जब आएंगे आपको कुंभलगढ़ से, इस किले से दूर दूर तक ऐसा मनोरम दृश्य नजर आएगा। चारों तरफ पहाड़ियां और बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां और धुंध, और इसी के बीच में स्थित है ये कुंभलगढ़ का दुर्ग। और यह है कटारगढ़ जो महाराणा कुंभा का निजी निवास स्थान था। ये इस किले में सबसे ऊंचाई पर स्थित है और ये महाराणा कुंभा ने अपनी प्रिय पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में बनाया था। इसमें कटारगढ़, झाली रानी का मालिया महल, कुंवर पृथ्वीराज की छतरी, अन्नाम वीर की छतरी, मानदेव कुंड, झालीबाग कुंड, टूटिया होड़ा, दाणी वट्टा तथा टीड़ावारी स्थित है। ये विभिन्न स्थानों के नाम हैं। ये विभिन्न चीजें इस दुर्ग के भीतर आपको देखने को मिलेगी। अभी अपन ने कटारगढ़ की बात की। कटारगढ़ यहाँ पर सबसे ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है। इसके अलावा झाली रानी का मालिया महल, झाली रानी यानी झालावाड़ की थी, उसके लिए भी एक महल का निर्माण यहाँ पर करवाया गया जिसको झाली रानी का मालिया महल कहते हैं। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी, राणा सांगा का भाई कुंवर पृथ्वीराज, जिसने गद्दी प्राप्त करने के लिए भाइयों के मध्य युद्ध हुआ, रायमल, पृथ्वीराज, राणा सांगा, और पृथ्वीराज ने, कुंवर पृथ्वीराज ने राणा सांगा की एक आंख पर वार किया जिसके कारण उसकी आंख चली गई थी। और उसके पश्चात शत्रुओं के द्वारा पृथ्वीराज मारा गया। तो उस कुंवर पृथ्वीराज की छतरी भी कुंभलगढ़ दुर्ग में इसी तरह एक अनाम वीर की छतरी भी है, मामदेव कुंड भी है जहाँ पर राणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा ने की थी। और उस प्रकार इसके अलावा और भी कुछ इसमें इससे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि पन्ना दाई का बलिदान इस दुर्ग से जुड़ा हुआ है। हम ये जानते हैं कि इतिहास में इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान करके राणा उदय सिंह को बचाया था और सुरक्षित उनको उदयपुर पहुंचा दिया था। तो यहाँ ये जो बलिदान हुआ था ये बलिदान इसी दुर्ग से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अकबर के सेनानायक शाहबाज खान ने 1578 ईस्वी में इस दुर्ग पर कब्जा करने में सफलता प्राप्त की। इसके अलावा ये दुर्ग हमेशा आयोजित रहा है। एक बार ये शत्रुओं के पास गया और वो समय था सन 1578 जब अकबर के सेनानायक शाहबाज खान ने इस दुर्ग पर कब्जा किया। 1567 में जो युद्ध हुआ था अकबर और राणा उदय सिंह के बीच में, उस समय चित्तौड़गढ़ पर
अकबर का कब्जा हुआ। उसके पश्चात महाराणा उदय सिंह जो थे वो उदयपुर की पहाड़ियों में से लेके उसके बाद उन्होंने उदयपुर बसाया था, और यहीं से 1578 ईस्वी में अकबर के सेनानायक शाहबाज खान ने चित्तौड़ से आगे बढ़ते हुए कुंभलगढ़ के दुर्ग पर अधिकार किया, और ये एक बार शत्रुओं के हाथ में गया। ये है कुंभलगढ़ का दुर्ग। चलिए अब बात करते हैं तारागढ़ अजमेर। याद रखिएगा, तारागढ़ के नाम से राजस्थान में दो दुर्ग है, एक तो अजमेर का दुर्ग जिसे तारागढ़ कहा जाता है, एक बूंदी का दुर्ग जिसे तारागढ़ कहा जाता है। आज अपन बात करेंगे अजमेर के तारागढ़ दुर्ग की। अजमेर में अरावली की पहाड़ी जिसे बिठली कहा जाता है, समुद्री सतह से 2855 फीट की ऊंचाई पर तारागढ़ दुर्ग स्थित है। याद रखिएगा, तारागढ़ दुर्ग को गढ़ बिठली भी कहा जाता है। इसके पीछे कारण है कि जिस पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है तारागढ़, उस पहाड़ी को बिठली कहा जाता है, और बिठली पर यह गढ़ स्थित होने के कारण से इसको गढ़ बिठली भी कहा जाता है। तो तारागढ़ दुर्ग समुद्र तल से 2855 फीट की ऊंचाई पर अजमेर की अरावली पहाड़ियों के बीच में स्थित है। मेवाड़ के महाराणा रायमल के पुत्र कुंवर पृथ्वीराज ने कुछ राजप्रसाद बनाकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस गढ़ का नाम तारागढ़ रखा। अभी अपन ने बात की थी सांगा का भाई कुंवर पृथ्वीराज, और इस पृथ्वीराज ने यहाँ इस दुर्ग पर, जो गढ़ बिठली भी कहा जाता है, इस दुर्ग पर कुछ महल बनाए, कुछ महलों का निर्माण रहने के लिए करवाया था, और अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस गढ़ का नाम तारागढ़ रखा था। इसी के कारण से इसको तारागढ़ कहा जाता है। तो इसका एक कारण ये था कि कुंवर पृथ्वीराज ने, जो राणा सांगा का भाई था, उसने यहाँ पर कुछ महल बनवाए और अपनी पत्नी के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा था। तब से ये तारागढ़ के नाम से जाना गया। ऐसी मान्यता है कि विठलदास गौड़ नामक सांझा के सेनानायक ने इस सुदृढ़ किले को परिणित करने के लिए विशेष रूप से इसका जीर्णोद्धार करवाया, और इस कारण इसका नाम गढ़ बिठली पड़ा, ऐसा माना जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि सांझा का एक सेनानायक हुआ करता था विठलदास गौड़, चूंकि वो अजमेर का रहने वाला था, इसलिए इस किले को उसने कुछ नए रूप में स्थित करने के लिए, नए रूप में स्थापित करने के लिए यहाँ पर भी कुछ विशेष कार्य किए। सबसे पहले इसकी एक प्राचीर का निर्माण इसने करवाया, कुछ बुर्जों का निर्माण इसने करवाया, अंदर रहने के लिए कुछ महल भी इसने बनवाए। इसलिए हम यूँ कह सकते हैं कि उसने इसका थोड़ा सा जीर्णोद्धार करवाया था। जो मूल किला कुंवर पृथ्वीराज ने बनाया था, उस किले के पश्चात उसकी टूट फूट को दूर करने के लिए कुछ कार्य विठलदास गौड़ ने करवाया। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि विठलदास गौड़ के नाम पर इस किले का नाम गढ़ बिठली पड़ा था, ऐसा माना जाता है। संभवतः बिठली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यह नाम पड़ा। ये मूल कारण यही है कि चूंकि ये बिठली पहाड़ी पर स्थित है और गढ़ है, इसलिए इसका नाम गढ़ बिठली पड़ा है। इस दुर्ग पर 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने घेरा डाला, जीत नहीं पाया था। महमूद गजनवी 1024 ईस्वी में आया और यहाँ पर इसने घेरा डाला। बाद में उस समय अर्णोराज यहाँ का शासक हुआ करता था, और उसने यहाँ पर काफ़ी इन तुर्कों का कत्लेआम किया था, जीत नहीं पाया था। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने इस पर अधिकार किया। 1195 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पर अधिकार किया। यानी कि 1192 हम पढ़ते हैं तराइन का युद्ध 1191 में प्रथम हुआ था, 1192 में द्वितीय भी हुआ था, और 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी, मोहम्मद गोरी ने जीत लिया था। और इस कारण से ये दुर्ग एक बार 1192 में मोहम्मद गोरी के पास चला गया। फिर मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को अजमेर का गवर्नर बनाकर यहाँ से वापस चला गया। इसलिए 1195 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का इस दुर्ग पर अधिकार हो गया। इस दुर्ग में कई प्रवेश द्वार है, जैसे लक्ष्मण पोल, फूटा दरवाज़ा, बड़ा दरवाज़ा, भवानी पोल, हाथी पोल व अमरकोट। ये कुछ मुख्य प्रकार से 7 दरवाजे हैं। एक का नाम लक्ष्मण पोल, दूसरा फूटा दरवाज़ा, तीसरा बड़ा दरवाज़ा, चौथा भवानी पोल, 5वां हाथी पोल, छठा अमरकोट। कुल मिलाकर 7 प्रवेश द्वार इस दुर्ग में है, और ये अलग अलग नाम। किले के सबसे ऊंचे भाग में मीरान साहब की दरगाह स्थित।
याद रखिए एक प्रश्न पूछा जाता रहा है, मीरान साहब की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ये अजमेर के तारागढ़ दुर्ग के भीतर स्थित, किले के सबसे ऊंचे भाग में मीरान साहब की दरगाह स्थित है। और मैं खुद इस किले में गया हूँ और मैंने खुद अपनी आंखों से इस दरगाह के दर्शन भी किए हैं। मीरान सैयद ने 1202 ईस्वी में किले की रक्षा में अपने प्राणों को गंवाया था। इनकी स्मृति में दरगाह की स्थापना की गई। सन 1202 ईस्वी में मीरान साहब जो इस दुर्ग के रक्षक हुआ करते थे, उन्होंने दुर्ग की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी, इसलिए इन्हीं की स्मृति में इस दुर्ग के भीतर इनकी एक दरगाह स्थित है और इसी दरगाह को मीरान साहब की दरगाह भी कहा जाता है। यहाँ पर मीरान साहब के घोड़े की मजार भी स्थित है। अभी अपन बात करेंगे। बिशप हैदर ने तारागढ़ को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। बिशप हैदर जो ब्रिटिश लेखक है, इसने तारागढ़ दुर्ग की तुलना राजस्थान के जिब्राल्टर से की है। जैसलमेर के लूणकरण भाटी की पुत्री वो जोधपुर के राव मालदेव की पत्नी रूठी रानी, जिनका मूल नाम रानी उमादेव था, ने अपना जीवन इसी किले में बिताया। जैसलमेर का जो भाटी शासक था राव लूणकरण, उसकी पुत्री हुआ करती थी रानी उमादेव, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। रानी उमादेव की शादी जोधपुर के शासक राव मालदेव के साथ हुई थी और कहा जाता है कि शादी के पहले ही दिन राव मालदेव से ये रूठ गई थी। कहा जाता है कि राव लूणकरण ने राव मालदेव को मारने का षड्यंत्र रचा था और रानी उमादेव को इस षड्यंत्र का पता चल गया। रानी उमादेव ने इस षड्यंत्र की सूचना राव मालदेव को दी और उसी दिन से राव मालदेव रानी उमादेव से रूठ गया था और फिर ये रूठी रानी अपना जीवन उसने पूरा का पूरा अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में बिताया। ये जैसलमेर छोड़कर अजमेर आ गई और रानी उमादेव ने अपना जीवन इसी दुर्ग में बिताया था, रूठी रानी ने। यह है अजमेर का दुर्ग। अब केवल ध्वंसावशेष बचा है, खंडहर बचा है और मूल जो दुर्ग था वो नष्ट हो चुका है, समाप्त हो चुका है, सिर्फ खंडहर के रूप में भी आपको नजर आएगा। भारत की एकमात्र घोड़े की मजार यहाँ स्थित है, वो था मीरान साहब का घोड़ा। याद रखिएगा, भारत की एकमात्र घोड़े की मजार। ये अगर प्रश्न पूछा जाता है तो भारत में एकमात्र घोड़े की मजार कहाँ स्थित है? ये अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में। और वो जो घोड़ा था मीरान साहब का घोड़ा था और वो घोड़ा भी 1202 ईस्वी में वीर गति को प्राप्त हुआ था, इसलिए वहीं पर मीरान साहब की जो दरगाह है वहीं पर उसी दरगाह के भीतर मीरान साहब के घोड़े की दरगाह भी है, मजार भी वहीं स्थित है। राव मालदेव ने इस दुर्ग में जलापूर्ति हेतु रहट की व्यवस्था करवाई। चूंकि रूठी रानी रूठ कर अजमेर दुर्ग में आ गई थी, इसलिए अजमेर दुर्ग में उनके रहने के कारण से राव मालदेव ने पानी की व्यवस्था हेतु रहट की व्यवस्था भी इस दुर्ग में करवाई। रहट पानी निकालने का एक यंत्र होता है जिसको किसी कुएं से किसी बावड़ी से पानी निकालना होता तो रहट के माध्यम से निकाला जाता है, इसलिए पानी के लिए रहट की व्यवस्था राव मालदेव के द्वारा करवाई गई। तो ये है तारागढ़ दुर्ग। एक और बात करते हैं, छोटा सा अचलगढ़ दुर्ग जो आबू में, सिरोही जिले के आबू में स्थित। आबू पहाड़ के दूसरे छोर पर अचलगढ़ दुर्ग स्थित है। आबू पहाड़ जो मुख्य आबू पहाड़ है, जिस पर हम माउंट आबू कहते हैं, माउंट आबू के रूप में वहाँ पर राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन स्थित है। उसी दुर्ग के दूसरे कोने पर एक दूसरा पहाड़ है जिसे हम अचलगढ़ के नाम से जानते हैं, वहीं पर अचलगढ़ दुर्ग स्थित है। इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। अभी जैसे शुरुआत में अपन ने बात की कि मेवाड़ में कुल मिलाकर 48 दुर्ग है, जिनमें से 32 दुर्गों का निर्माण तो अकेले महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित दुर्गों में एक दुर्ग है अचलगढ़ दुर्ग जो आबू में स्थित है। दुर्ग के भीतर अचलेश्वर महादेव का मंदिर, कपूर सागर सरोवर, सावन भादो झील, ओखरानी का महल पर देवरानी जेठानी के कोठे स्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे कई प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या स्थित है, कौन सी चीज कहाँ स्थित है। अचलेश्वर महादेव का मंदिर जो है वो अचलगढ़ दुर्ग के भीतर स्थित है। कपूर सागर सरोवर ये भी इसके अंदर है। सावन भादो झील, ये प्रश्न भी पूछा जाता रहा है, सावन भादो झील भी अचलगढ़ दुर्ग के भीतर स्थित है। ओखरानी का महल और देवरानी जेठानी के कोठे, कोठे इसका मतलब 2 कमरे हैं बने हुए जिनको देवरानी जेठानी के कमरे कहा जाता है। और
एक यहीं पर आबू में ही एक मंदिर भी है जिसे देववाड़ा का जेल मंदिर कहते हैं। वहाँ पर भी देवरानी जेठानी का मंदिर स्थित ऐसा कहा जाता है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। दो छोटे छोटे एक वो ओखले टाइप के बनाए हुए उनको ही कहा जाता है। तो उसी प्रकार से देवरानी जेठानी के कोठे भी इस दुर्ग के भीतर स्थित है। इस दुर्ग में गुजरात शासक महमूद बेगड़ा पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया था। इस स्थान को भंवराथल कहते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, माता का मंदिर, और महमूद बेगड़ा जो गुजरात का शासक हुआ करता था, वो अचलगढ़ दुर्ग पर हमला करने के लिए आया था। जब उसकी सेना यहाँ पर पहुंची तो अब इस दुर्ग में जो माता का मंदिर है, उस माता के मंदिर में बहुत सारे भंवरे थे, बहुत सारे मधुमक्खियाँ थे। उन्होंने उस सेना पर हमला बोल दिया था और सेना भाग खड़ी हुई थी मधुमक्खियों के हमले से। इस स्थान को भंवराथल कहा जाता है, जहाँ पर माता का मंदिर स्थित है। असलेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग ना होकर शिव के पैर का अंगूठा है, जिसे ब्रह्मखंड कहा जाता है। हालांकि हमने देखा है कि जहाँ पर भी शिव का मंदिर होता है हमेशा शिवलिंग की पूजा की जाती है, लेकिन अचलेश्वर महादेव का जो शिव मंदिर है वहाँ की एक विशेषता है कि यहाँ पर शिवलिंग नहीं है, बल्कि शिव के पैर का एक अंगूठा है, और उस अंगूठे को ब्रह्मखंड कहा जाता है। ये जो अचलेश्वर महादेव का मंदिर है, ये मेरा भी देखा हुआ मंदिर, एक छोटा सा मंदिर है, तो इस दुर्ग के भीतर स्थित है। और वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी इस प्रकार का जो शिवलिंग प्राय होता है वो नहीं है, बल्कि एक छोटा सा एक अंगूठा टाइप का पत्थर का बना हुआ है, उसको ब्रह्मखंड कहा जाता है, जो अचलेश्वर महादेव का मंदिर कहलाता है। ये है वो अचलगढ़ दुर्ग और उसके भीतर स्थित विभिन्न प्रकार के दुर्ग। और इन्हीं विभिन्न प्रकार के मंदिर, ये जो विभिन्न प्रकार के मंदिर वगैरह बने हुए हैं, ये इसकी प्राचीर है चारों तरफ से, इसमें भवन बने हुए हैं। और ये दुर्ग अचलगढ़ के नाम से जाना था। ये दुर्ग का एक छोटा मात्र हिस्सा मात्र है, और ये है अचलगढ़ का दुर्ग। आज अपन ने बात की 3 प्रमुख दुर्गों की, एक कुंभलगढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ में, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, अचलगढ़ दुर्ग माउंट आबू में। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर वो कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। और पुनः निवेदन, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए धन्यवाद।